हेलो एवरीवन, 65वीं बीपीएससी 2019 की तैयारी कर रहे आप सभी का मैं इस करंट अफेयर टेस्ट सीरीज 18 में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमेशा की तरह हम लोग इस बार भी 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। जैसा कि मैं पहले सूचित कर चुका हूं, ये प्रश्न 17 से 24 मार्च 2019 के समसामयिक घटनाक्रम से रहेगा। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज है, इसीलिए आपके पास एक पेन और पेपर जरूर रहना चाहिए। आपको टाइम ड्यूरेशन दिया ही जा रहा है, आप साथ साथ इसकी मार्किंग करते चले जाएं, आप अपना जवाब भी देते चले जाएंगे पेपर पे और लास्ट में कैलकुलेट करेंगे कि आपको टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं। इस वीडियो के अपलोड होने के आधे घंटे बाद आपके सामने एक सर्वे रिपोर्ट आएगी, उसमें जरूर भाग लीजिएगा और आप अपना मार्क्स उसमें दर्ज कीजिएगा, आपको कितने मार्क्स आए हैं, ताकि आप खुद का मूल्यांकन कर पाएंगे कि बाकी स्टूडेंट जो इस टेस्ट सीरीज में भाग ले रहे उसके बनिस्पत आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, ताकि आप उसमें सुधार कर सकें और मुझे भी आपके लिए क्वालिटी वीडियो बनाने में हेल्प मिल सके। इस चैनल पर ये वीडियोज आपको मिल जाएंगे। एग्जाम और रिवीजन सीरीज में पढ़े हुए विषय को एग्जाम तक कैसे याद रखें, किताब को पढ़ने का सही तरीका क्या है, रिवीजन के लिए नोट्स कैसे बनाएं, ये वीडियोज में कंप्लीट कर चुका हूं। कैरियर काउंसलिंग में 10वीं के बाद इंटर में साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स क्या लें और यदि लें तो लेने का आधार क्या होना चाहिए। दूसरी वीडियो है इंटर के बाद रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लें या डिस्टेंस मोड में, ये जो डाउट है इसको भी मैं क्लियर कर चुका हूं। स्टैटिक पोर्शन में आपको इतिहास की वीडियो शुरू हो गई है, जिसमें हम लोग प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों इतिहास को बहुत डिटेल वे में पढ़ने वाले हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो विश्व के इतिहास को भी हम लोग शुरू करेंगे। सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो भी शुरू कर चुका हूं, ये अभी फिलहाल शुरू हुआ है, धीरे धीरे इसमें रेगुलरिटी बनेगी। 65th बीपीएससी 2019 स्पेशल के लिए 6 माह की रणनीति, 9 माह की रणनीति और 1 साल की संपूर्ण रणनीति प्रीलिम्स और मेंस के लिए ये वीडियोस आपको मिल जाएंगे। दैनिक समय सारणी स्टूडेंट्स के लिए क्या होना चाहिए और वर्किंग प्रोफेशनल या कोई हाउस वाइफ है तो उसके लिए क्या होना चाहिए। और करंट अफेयर्स की जो सीरीज आपको संडे को मिलती थी, अब ये थर्सडे को भी मिलेगी, क्योंकि हम लोग अभी 1 महीना लगभग पीछे चल रहे हैं। तो जब तक हम लोग बिल्कुल अप टू डेट नहीं हो जाएंगे तब तक आपको सप्ताह में 2 वीडियोज मिला करेंगे करंट अफेयर टेस्ट सीरीज की। और जब ये हम लोग अप टू डेट हो जाएंगे तो समसामयिक चर्चा जो एक सीरीज आरंभ की गई है, जिसका पहला वीडियो जारी हुआ है, फिर ये वीडियोज ये कंप्लीट होने के बाद ये वीडियोज आपको रेगुलर मिलते रहेंगे सप्ताह में 2 दिन। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियोज आए तो आपसे मिस ना हो सके। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, मैं सभी वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। पहला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, यही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, MR कुमार। 5 वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। VK शर्मा के सेवानिवृत्त होने के बाद हेमंत भार्गव को निदेशक पद पर तैनात किया गया था। MR कुमार के साथ विपिन आनंद को LIC का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। सरकार ने LIC में एक और मैनेजिंग डायरेक्टर TC सुशील कुमार की भी नियुक्ति की है। इसके अलावा MD B वेणुगोपाल इस साल मई में सेवानिवृत्त होंगे। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन 17 मार्च 2019 को किस बीमारी के कारण हो गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैंसर। मनोहर पर्रिकर पिछले 1 साल से अग्नाशय के कैंसर से पीड़ित थे। अग्नाशय कैंसर यानी कि पैनक्रिएटिक कैंसर बहुत ही गंभीर रोग है। अग्नाशय में कैंसर युक्त कोशिकाओं के जन्म के कारण पैनक्रियाटिक कैंसर की शुरुआत होती है। यह अधिकतर 60 वर्ष से ऊपर की उम्र वाले लोगों में पाया जाता है। उम्र बढ़ने के साथ ही हमारे DNA में कैंसर पैदा करने वाले बदलाव होते हैं। इसी कारण 60 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों में पैनक्रियाटिक कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। उनका इलाज अमेरिका के साथ साथ नई दिल्ली स्थित एम्स और मुंबई के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर किसी भी भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले IIT ग्रेजुएट थे। मनोहर पर्रिकर 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान से लगी LOC पर भारतीय सेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री थे। केंद्र में साल 2014 में बीजेपी की अगुवाई में NDA की सरकार बनी थी, उस समय उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया था। गोवा के मुख्यमंत्री बनने से पहले साल 2017 तक इस पद पर रहे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 4था सत्र UNEA4 हाल ही में कहां संपन्न हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर
बी केन्या, और केन्या में भी नैरोबी शहर में। इस सत्र का उद्देश्य पर्यावरण से संबंधित वैश्विक समस्याओं के निदान संबंधी उपायों पर चर्चा करना था। इसका थीम था पर्यावरण की चुनौतियों तथा सतत उत्पादन व खपत के लिए नवोन्मेषी समाधान, यानी इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर एनवायरमेंटल चैलेंजेज एंड सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। सभी सदस्य देशों ने सहमति से 2030 तक एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक उत्पादों जैसे प्लास्टिक के चाय के कप, पानी की बोतल और प्लास्टिक की थैलियां आदि का देश में उपयोग कम करने पर भी सहमति व्यक्त की है। यह सभा 11 से 15 मार्च 2019 तक आयोजित की गई थी। द लांसेट जर्नल में प्रकाशित हालिया रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया जैसी घातक समस्या से निपटने हेतु मलेरिया जनक मच्छरों की रोधी दवा का परीक्षण कहां किया गया? यह वेस्ट अफ्रीका का ही कोई एक देश है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बुर्किना फासो। ये देखिए मैप है वेस्ट अफ्रीका का, तो देखिए इसमें बुर्किना फासो कहाँ है? यहाँ पर है बुर्किना फासो। पश्चिमी अफ्रीकी देश है, यानी वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है ये। इस रिपोर्ट के अनुसार आइवरमेक्टिन नामक इस दवा का विभिन्न लोगों पर परीक्षण किया गया, जिसके बाद इसके सकारात्मक नतीजे के बारे में लोगों को बताया गया है। परीक्षण में यह बात सामने है कि आइवरमेक्टिन दवा लेने के पश्चात लोगों का रक्त मच्छरों के लिए घातक हो जाता है, जिससे पुनः दूसरों को काटने और संक्रमित होने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। अब चूंकि ये बुर्किना फासो न्यूज में आ गया है, इसीलिए इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैप को ध्यान से देखिए, आपको बुर्किना फासो के जो नेबर कंट्री है उसका नाम पता होना चाहिए। साथ साथ में इस मैप को ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पर कौन सी कंट्री है। उसके बाद एक नदी देखिए, नाइजर रिवर निकलती है। नाइजर रिवर किस किस देशों को टच करती है? सबसे पहला देखिए ये कंट्री है गुनिया, उसके बाद है माली, फिर आप चले जाइए नाइजर, फिर उसके बाद नाइजेरिया, उसके बाद कैमरून, और लास्ट में ये गल्फ ऑफ गिनिया में जाके गिरती है। तो ये सारे मैप को बहुत अच्छा से ध्यान से आप देखिएगा। लेडीज यूरोपियन टूर का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला गोल्फर कौन बन गई हैं? यही है, इनका नाम है ऑप्शन नंबर डी, दीक्षा डागर। 16 मार्च 2019 को इन्वेस्टेक दक्षिण अफ्रीकी ओपन खिताब जीतकर यह सम्मान हासिल किया है। इनसे पहले अदिति अशोक ने 2016 में लेडीज यूरोपियन टूर का खिताब जीता था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ताजा सर्वेक्षण के अनुसार देश में कुपोषण की वजह से कमजोर बच्चों का अनुपात वित्त वर्ष 2017-18 में कितना प्रतिशत रहा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 34.7%। इससे पहले 10 वर्ष में कुपोषण में सालाना 1% की दर से कमी दर्ज की गई थी। 2016-17 की अपेक्षा करीबन 2% यह कम हुआ है। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 के दौरान कुपोषण 4% कम हुआ है, और वर्ष 2004-05 से वर्ष 2015-16 की 10 वर्ष की अवधि के दौरान 6 साल के कुपोषण प्रभावित ऐसे बच्चों के अनुपात में सालाना 1% की दर से 10% की कमी आई थी। सर्वेक्षण के अंतर्गत महिलाओं में खून की कमी, जिसे एनीमिया कहते हैं, जैसे अन्य मुख्य स्वास्थ्य सूचकांकों पर भी सुधार देखने को मिला है। रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं में खून की कमी 2015-16 के 50-60% से कम होकर 2017-18 में 40% पर आ गई है। रिपोर्ट 2018 के अनुसार दुनिया में कुपोषण के कारण कमजोर शरीर वाले 1/3 बच्चे भारत में हैं। भारत में ऐसे बच्चों की संख्या 4.66 करोड़ है। इसके बाद नाइजीरिया आता है दूसरे नंबर पर 13.9% के साथ, और पाकिस्तान 10.7% के साथ तीसरे नंबर पर आता है। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा हाल ही में मालदीव की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान 3 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें कौन सा विषय शामिल नहीं था? ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल परिवहन यानी वाटर ट्रांसपोर्ट शामिल नहीं था, बाकी सभी शामिल थे। सुषमा स्वराज ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह से मुलाकात की।
इसके अतिरिक्त उन्होंने मालदीव के गृह मंत्री शेख इमरान अब्दुल्ला के साथ भी बैठक की। सुषमा स्वराज ने मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से भेंट की और एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में भी भाग लिया। वार्ता के बाद जारी साझा वक्तव्य जारी किया गया। इस वक्तव्य में मालदीव के साथ भारत के संबंधों की प्राथमिकता देने की नीति को दोहराया गया। सुषमा स्वराज ने मालदीव के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं मालदीव सरकार ने भारत के सुरक्षा और सामरिक हितों के प्रति अपनी वचनबद्धता जताई है। मनोहर पर्रिकर के निधन के पश्चात प्रमोद सावंत को गोवा का मुख्यमंत्री बनाया गया है। यही है। इनके साथ किन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक, क्योंकि ए भी सही है और सी भी सही है। विजय सरदेसाई गोवा फॉरवर्ड पार्टी यानी जीएफपी के अध्यक्ष और विधायक हैं, और सुदीन धवलीकर महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी यानी एमजीपी के विधायक हैं। यानी दो उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ लिया। 18 मार्च 2019 को देर रात 2 बजे राजभवन में आयोजित समारोह में गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हाल ही में अनिल अंबानी ने मुकेश अंबानी द्वारा वित्तीय सहायता दिए जाने के बाद किस दूरसंचार उपकरण कंपनी का 550 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान कर दिया है? आपको कंपनी का नाम बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरिक्सन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अनिल अंबानी को 19 मार्च 2019 तक एरिक्सन का बकाया चुकाना था, अन्यथा उन्हें कोर्ट की मानहानि के मामले में जेल जाना पड़ सकता था। रिलायंस कम्युनिकेशन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एरिक्सन को कुल 550 करोड़ रुपए और इस पर ब्याज का भुगतान कर दिया है। टोटल पेमेंट हुआ है 578 करोड़ रुपया, 550 करोड़ रुपया और इंटरेस्ट। पहले किस्त में 118 करोड़ रुपया दिया गया था और बाद में फिर 460 करोड़ रुपया दिया गया। मुकेश अंबानी द्वारा अनिल अंबानी की वित्तीय सहायता करने का यह दूसरा बड़ा अवसर है। इससे पूर्व वर्ष 2018 में मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने रिलायंस कम्युनिकेशंस की वायरलेस सेवा को 3000 करोड़ रुपए में खरीदा था। भारत और अफ्रीकी देशों हेतु अफ्रीका भारत फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास अफिंडेक्स 2019 कहां आयोजित किया गया? उसी की यह तस्वीर है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पुणे। यह अभ्यास कार्यक्रम 18 मार्च से 27 मार्च 2019 तक चला। भारतीय सेना ने 17 अफ्रीकी देशों, कौन कौन से? बेनिन, बोत्सवाना, मिस्र, घाना, केन्या, मॉरिशस, मोजाम्बिक, नामीबिया, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, सूडान, तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, तो टोटल 17 अफ्रीकी देशों के साथ 10 दिवसीय सैन्य अभ्यास में भाग लिया, जो भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के बीच बढ़ते सामरिक संबंधों को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना गतिविधि के अध्याय 7 के तहत मानवीय सहायता और शांति स्थापना गतिविधियों के लिए योजना बनाना और इसका परिचालन इस अभ्यास के उद्देश्य थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की विवाद समाधान समिति यानी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी में मुकदमा हारने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने कितनी राशि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को मुआवजे के रूप में दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 16 लाख डॉलर। यदि इसको रुपीस में कन्वर्ट करें तो करीब ये 11 करोड़ रुपया होगा। और ये कितना है? ये बीसीसीआई द्वारा जितना खर्च किया गया लीगल कॉस्ट में उसका 60% है। पीसीबी ने बीसीसीआई पर दोनों बोर्डों के बीच समझौता ज्ञापन का सम्मान नहीं करने का मामला दर्ज किया था। इस समझौते के मुताबिक साल 2015 से साल 2023 तक भारत को पाकिस्तान के खिलाफ 6 द्विपक्षीय सीरीज में खेलना था, जिसे बीसीसीआई ने नहीं माना। इस मामले के विरुद्ध भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने यह दलील रखी थी कि हम इस समझौते का पालन इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। इस मुआवजे के राशि की जानकारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष एहसान मनी ने 18 मार्च को मीडिया को जारी किया। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने भारत में ऊर्जा दक्षता में
तेजी लाने के लिए किस नाम से एक राष्ट्रीय रणनीति दस्तावेज विकसित किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर सी, उन्नति। अब उन्नति का फुल फॉर्म देखिए, ये जो यूएन है, यूएन का फुल फॉर्म हो गया अनलॉकिंग, एनएटी से है नेशनल, ई से है एनर्जी और इस ई से है एफिशिएंसी पोटेंशियल, यानी फुल फॉर्म हो गया अनलॉकिंग नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी पोटेंशियल। यह दस्तावेज ऊर्जा आपूर्ति मांग परिदृश्यों और ऊर्जा दक्षता अवसरों के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करने के लिए एक सादे ढांचे और कार्यान्वयन रणनीति का वर्णन करता है। यह ऊर्जा दक्षता उपायों के माध्यम से भारत के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन शमन कार्रवाई को संबंधित करने के लिए एक व्यापक रोड मैप प्रदान करता है। यह अभ्यास अपनी तरह का पहला प्रयास है जो राज्य स्तरों पर संबंधित मांग क्षेत्रों के लिए ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से चित्रित करता है। हाल ही में किन्हें देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है? यही है वो, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पिनाकी चंद्र घोष, जिसे शॉर्ट में पीसी घोष भी कह सकते हैं। बाकी ये 9 जजों की बेंच है, उसी के मेंबर है। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं। सरकारी सेवकों के खिलाफ लोकपाल और लोकायुक्त कानून के तहत भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है। लोकपाल उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने एवं उस पर कार्रवाई करने के लिए निमित्त पद है। वर्ष 2011 में लोकपाल बिल लोकसभा में पेश किया गया, जबकि इसे 18 दिसंबर 2013 को पारित किया गया। लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति तथा लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। लोकपाल के पास सेना को छोड़कर किसी भी जनसेवक, किसी भी स्तर का अधिकारी, मंत्री, पंचायत सदस्य आदि के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की सुनवाई करने का अधिकार होगा। और ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है आपको, दिनेश कुमार जैन यानी डीके जैन, ये बीसीसीआई के पहले लोकपाल है। विश्व जल दिवस 2019 का विषय यानी थीम क्या है? ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, लिविंग नो वन बिहाइंड। तो प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाने के लिए एक अलग विषय तय किया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के सभी विकसित देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है। यह जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इस विषय के जरिए यह संदेश दिया जा रहा है कि साफ और स्वच्छ जल सभी का अधिकार है, इससे कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए। मोजाम्बिक में आए चक्रवाती तूफान इडाई के बाद लोगों की मानवीय मदद करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा कितने जहाजों यानी शिप्स को भेजा गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3 जहाजों को। आईएनएस सुजाता, आईसीजीएस सारथी 18 मार्च की सुबह ये 2 जहाज, जबकि आईएनएस शार्दुल 19 मार्च को पोर्ट बीरा पहुंचा। इस मैप को देखिए ध्यान से आप, ये देखिए बीरा, ये पोर्ट है, ये बंदरगाह है, यहां पर पहुंचा। चक्रवाती तूफान इदाई ने 15 मार्च की सुबह मोजाम्बिक के बीरा में व्यापक नुकसान किया। इसकी तस्वीर आप यहां देखिए। इसके कारण मोजाम्बिक के केंद्रीय और उत्तरी प्रांत में बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है। बीरा शहर में सर्वाधिक नुकसान हुआ है। इसने आधारभूत ढांचे को व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचाया है। अब इससे भी एक सवाल बन जाता है कि मोजाम्बिक के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो यहाँ तंजानिया है, फिर मालावी है, उसके बाद जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, इधर साउथ अफ्रीका है, इधर स्वाजीलैंड भी टच कर रहा है और इस तरफ इंडियन ओशियन है। तो इस मैप को ध्यान से देखिए, इससे प्रश्न आ सकते हैं। कजाकिस्तान की संसद ने 20 मार्च 2019 को राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नया नाम है नूर सुल्तान। देश के लंबे समय से राष्ट्रपति रहे
नूर सुल्तान नजरबायेव के सम्मान में ये घोषणा की गई है। इनकी घोषणा हाल ही में नए राष्ट्रपति कासिम जोमात तोकायेव ने की है। यह विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश है कजाकिस्तान। इससे पहले कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव, जिसके नाम पर यह नाम पड़ा है नूर सुल्तान, ने 19 मार्च 2019 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वे पिछले 30 साल से देश की सत्ता में थे। अब चूंकि ये कजाकिस्तान भी न्यूज में आ गया, तो इसके नेबरिंग कंट्रीज और वाटर बॉडीज को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। तो नेबरिंग कंट्री कौन कौन है? देखिए, इस तरफ रसिया है, चाइना आपको मिलेगा, यहाँ किर्गिस्तान है, यहाँ उज्बेकिस्तान है, ठीक है, और यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान भी टच कर रहे हैं, और एक वाटर बॉडी भी टच कर रही है। वाटर बॉडी कौन कौन सी है? यहाँ पर देखिए एक लेक है, एक झील है बलखास, ये है कजाकिस्तान में। तो ये पूछा जा सकता है कि लेक बलखास कहाँ है, तो ये कजाकिस्तान में है। इसका नाम है, एक और सागर है, इसको कहते हैं अरल सागर। तो अरल सागर 2 देश से टच कर रहा है, एक कजाकिस्तान से टच कर रहा है और एक उज्बेकिस्तान, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब एक कैस्पियन सी पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैस्पियन सी किस किस देश को टच करता है। तो देखिए, इसके बारे में बता रहा हूं। तो कजाकिस्तान है, ये नॉर्थ ईस्ट में इस तरफ पड़ रहा है, यानी उत्तरी पूर्व दिशा में कैस्पियन सी को टच कर रहा है। और रसिया, इस तरफ रसिया नॉर्थ वेस्ट में, यानी उत्तरी पश्चिमी में टच कर रहा है। यहां पर एक देश है, देखिए अजरबैजान, ये कैस्पियन सी के पश्चिम में पड़ रहा है। और इस तरफ इसके नीचे ईरान भी पड़ता है, साउथ में, दक्षिण में ईरान है। और फिर साउथ ईस्ट, यानी इस डायरेक्शन में चले जाइएगा आप, यानी दक्षिणी पूर्व, तो दक्षिणी पूर्व में तुर्कमेनिस्तान है। तो ये सारे देश कैस्पियन सी से टच कर रहे हैं, बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न आ सकते हैं। यूनेस्को द्वारा 19 मार्च 2019 को जारी अंतर्राष्ट्रीय विश्व जल विकास रिपोर्ट, यानी वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार विश्व के लगभग कितने लोगों को अस्वच्छ पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 210 करोड़ लोगों को। यूनेस्को द्वारा जारी इस रिपोर्ट का शीर्षक है लिविंग नो वन बिहाइंड। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में 430 करोड़ लोगों के पास स्वच्छ पानी की सुविधा नहीं है। सुरक्षित, सस्ता और विश्वसनीय पेयजल तथा स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच सभी के मूलभूत अधिकार हैं। अमीर लोगों को तो कम कीमत पर बेहतर सुविधाएं मिल जाती हैं, जबकि गरीब लोग स्वच्छ पानी पीने के लिए अधिक कीमत चुका रहे हैं। ये एक एवरेज बता रहा है। विश्व के 1/3 लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बेहद गरीबी की हालत में रह रहे हैं। यह लोग खाद्य असुरक्षा के साथ साथ कुपोषण से भी जूझ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2019 का विषय यानी थीम क्या था? ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन और शिक्षा, यानी फॉरेस्ट एंड एजुकेशन। पर्यावरणीय स्थिरता और खाद्य सुरक्षा में वनों के महत्व और महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। इस विषय के जरिए लोगों को जंगलों की अहमियत और उसके प्रति शिक्षित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण पेड़ों की निरंतर कटाई की जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में कुल 7.3 करोड़ एकड़ वन क्षेत्रों का सफाया हुआ है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रैंकिंग है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 140। 2018 में भारत की रैंकिंग थी 133, यानी कुल 7 अंकों का भारत को नुकसान हुआ है। इस सूची में 156 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें फिनलैंड लगातार दूसरी बार शीर्ष पर है। फिनलैंड के बाद डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड तथा नीदरलैंड को स्थान प्राप्त हुआ है। प्रसन्नता रिपोर्ट सामान्यतः प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी, स्वास्थ्य, सामाजिक सहयोग, आपसी विश्वास, जीवन संबंधी निर्णय लेने की स्वतंत्रता और उदारता जैसे संकेतकों पर तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व भर में उदासी, चिंता तथा गुस्से जैसी नकारात्मक भावनाओं में वृद्धि हुई है।
पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले विश्व की औसत प्रसन्नता दर में भारी कमी आई है। अब गौर करने वाली बात है कि भारत की रैंकिंग तो 140 है, लेकिन पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है, जिसके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, उसका रैंकिंग है 67, यानी पाकिस्तान हमसे कहीं ज्यादा खुश देश है। और आप पड़ोसी देश बांग्लादेश की भी चर्चा करें तो बांग्लादेश को भी 125वां रैंक हुआ है, यानी भारत के लोग उदास रहते हैं। और इसको रिलीज कौन करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, ये एक संयुक्त राष्ट्र की इकाई है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च 2019 को दुनिया भर में मनाया गया। इस वर्ष का थीम यानी विषय क्या था? ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द सन, द अर्थ एंड द वेदर। हिंदी में कहें तो सूर्य, पृथ्वी और मौसम। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को मौसम विज्ञान तथा इसमें हो रहे परिवर्तन के बारे में जागरूक करना है। हाल ही में किस देश ने देश भर में असॉल्ट राइफलों और सेमी ऑटोमेटिक अर्ध स्वचालित बंदूकों की बिक्री पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध की घोषणा की है? यही है असॉल्ट राइफल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो देश है न्यूजीलैंड। प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने 21 मार्च 2019 को इसकी घोषणा की। क्राइस्ट चर्च में मस्जिदों पर हुए हमले के बाद यह कदम उठाया गया है। इन राइफलों के अलावा उच्च क्षमता वाली मैगजीन और राइफल से की जाने वाली गोलीबारी को तीव्र बनाने वाले सभी डिवाइस को बेचना भी प्रतिबंधित रहेगा। पद्मश्री से सम्मानित हाकू शाह का 21 मार्च 2019 को अहमदाबाद गुजरात में दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया। यही है। तो इनका संबंध किस क्षेत्र से था? बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है ये। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चित्रकारी यानी पेंटिंग से। ये 85 वर्ष के थे। हाकू शाह जनजातीय व लोक कला के विषयों पर आधारित अपनी चित्रकारी के लिए जाने जाते थे। साल 1989 में पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। वे जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप पुरस्कार और कला रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। भक्ति आंदोलन की भी कला थी, साथ ही एक सांस्कृतिक मानव विज्ञानी भी थे। इन्होंने साल 1980 में राजस्थान के उदयपुर में शिल्प ग्राम की स्थापना की थी। इनकी कुछ पेंटिंग मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसमें रंगों का प्रयोग देखिए, और बीच वाली जो पेंटिंग दिख रही है गांधी जी को भी दिखाया गया है। इसमें आपको जनजातीय जीवन की झलक देखने को सहस्र मिलती है। भारत के अगले नौसेना प्रमुख कौन होंगे? यही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, करमबीर सिंह। वे वर्तमान नौसेना प्रमुख सुनील लांबा की जगह लेंगे। नौसेना प्रमुख सुनील लांबा 31 मई 2019 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। करमबीर सिंह भारतीय नौसेना के पूर्वी नौसेना कमान के वर्तमान फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ है। ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म मर्सर की क्वालिटी ऑफ लिविंग भारत की रैंकिंग 2019 के अनुसार किस शहर ने भारत में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक, क्योंकि पुणे और हैदराबाद ये दोनों को ज्वाइंटली एक साथ ही 143वां पोजीशन मिला है भारत में, जो कि किसी भी शहर का हाईएस्ट रैंकिंग है। ऑस्ट्रियाई राजधानी वियना दुनिया भर में सबसे अधिक रहने योग्य शहर है और यह लगातार 10वें साल प्रथम स्थान पर बना हुआ है। भारत के 7 शहरों में से नई दिल्ली सबसे नीचे 162वें रैंक पर काबिज है। रैंकिंग आवास, पर्यावरण, अपराध, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे मापदंडों पर आधारित थी। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सबसे कम सुरक्षित शहर पाकिस्तान का कराची है, जिसे 226वां स्थान मिला है। वैश्विक रूप से देखें तो इराक की राजधानी बगदाद आर्थिक, सुरक्षा और सामाजिक संकट के कारण सूची में सबसे नीचे है। निम्न में से किस बैंक ने योनो कैश लॉन्च किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अब आपको एटीएम से रकम निकालने के लिए डेबिट कार्ड की भी जरूरत नहीं होगी, आप मोबाइल से भी रकम निकाल पाएंगे। ये सेवा एसबीआई के 1,65,000 एटीएम पर शुरू होगी। देश में बिना कार्ड के रकम निकालने की सुविधा देने वाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहला बैंक बन गया है। इसके लिए ग्राहक को योनो ऐप पर कैश निकालने का विकल्प मिलेगा। ऐप में कैश ट्रांजैक्शन के लिए 6 डिजिट का पिन सेट करना होगा। इस ट्रांजैक्शन के लिए उन्हें अपने मोबाइल पर एसएमएस के जरिए 6 डिजिट का रेफरेंस नंबर भी मिलेगा। इसके बाद आप अपनी नजदीक के एटीएम में जाकर 30 मिनट के भीतर रकम निकाल सकेंगे। वहां पर आपको 6 डिजिट का पिन और 6 डिजिट का रेफरेंस नंबर डालना होगा। यह डालते ही एटीएम से कैश आपके हाथ में होगा। किस देश में 2020 में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो देश है अपना प्यारा भारत। हाल ही में अमेरिका के मियामी में फीफा परिषद की बैठक के बाद यह घोषणा की गई है, भारत पहली बार महिला अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी करेगा। इससे पहले भारत ने 2017 में अंडर 17 पुरुष फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया था। इसमें इंग्लैंड ने स्पेन को फाइनल में 5-2 से हराकर विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। यह 2 साल में एक बार आयोजित होता है। अजरबैजान में 2012 में हुआ था, कोस्टा रिका में 2014 में हुआ था, जॉर्डन हुआ था 2016 में और उरुग्वे 2018 में इसका आयोजन हुआ था और 2020 में भारत में होगा। किस देश ने शिक्षा उपरांत दिए जाने वाले वीजा व्यवस्था में सुधार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा रणनीति की घोषणा की है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। इस रणनीति का लक्ष्य ब्रिटेन की उच्च शिक्षण व्यवस्था का हिस्सा वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या बढ़ाना है। मौजूदा संख्या 4,60,000 है, जिसे 2030 तक हर साल बढ़ाकर 6 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय छात्रों को निस्संदेह इससे लाभ होगा। भारतीय छात्रों को पढ़ाई के बाद काम करने के विकल्प को लेकर ज्यादा संवेदनशील माना जाता है, जो ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में डिग्री पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद कार्य अनुभव हासिल करना चाहते हैं। यूरोपीय संघ से इतर चीन के बाद सबसे ज्यादा आवेदक भारत के छात्र हैं, जो ब्रिटेन में पढ़ने के इच्छुक हैं। नई रणनीति के तहत स्नातक एवं स्नातकोत्तर के छात्रों को पढ़ाई पूरी करने के बाद ब्रिटेन में काम ढूंढने के लिए 6 माह रहने का मौका मिलेगा। यह रणनीति आगामी सालों में प्रभावी होगी। भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने कनाडा में तब राजनीतिक इतिहास रच दिया जब इन्होंने देश की एक बड़ी विपक्षी पार्टी की ओर से हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले अश्वेत नेता के रूप में पदार्पण किया? यही है ये। तो इनका नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जगमीत सिंह। तो 40 वर्षीय जगमीत सिंह न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। निर्वाचित सांसद के रूप में सिंह के पहले शब्द न्यूजीलैंड में 2 मस्जिदों पर हुए हमले के संबंध में थे। उन्होंने कहा, मैं क्राइस्ट चर्च हमले में मुस्लिम बहन भाइयों के मारे जाने से शोकाकुल न्यूजीलैंड के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त कर अपनी शुरुआत करना चाहता हूं। उन्होंने जब संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में पदार्पण किया तो उन्होंने अपने हृदय पर अपना हाथ रखा हुआ था। इस तस्वीर में देखिए। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी को किस प्रदूषण के समाधान हेतु एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज पोल्यूशन। एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हम सीपीसीबी को ध्वनि प्रदूषण का नक्शा तैयार करने और हॉटस्पॉट्स की पहचान करने और शहरों को निर्दिष्ट हॉटस्पॉट्स के साथ वर्गीकृत करने और एक उपचारात्मक कार्य योजना का प्रस्ताव देने का निर्देश देते हैं। इस रिपोर्ट को 3 महीने के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है। यह देखते हुए कि सीपीसीबी ने 7 शहरों में शोर नियंत्रण तंत्र स्थापित किया है, ग्रीन पैनल ने
इसे सभी शहरों में स्थापित करने पर विचार करने के लिए कहा है जहां ध्वनि प्रदूषण अनुमेय सीमा से परे है। अंतिम प्रश्न है, युद्ध से जर्जर हुए किस देश में हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव 28 सितंबर 2019 तक टाल दिए गए हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो देश है अफगानिस्तान। राष्ट्रपति चुनाव दूसरी बार टाला गया है। यह चुनाव अपने मूल कार्यक्रम से लगभग 5 माह पिछड़ गया है। स्वतंत्र चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव में विभिन्न समस्याएं और चुनौतियां आ रही है। भावी चुनाव की तैयारियों के साथ साथ सुधार की आवश्यकता है। परिणाम स्वरूप पूर्व में घोषित किए गए कार्यक्रम के अनुसार चुनाव कराना अब संभव नहीं है। आयोग ने एक बयान में कहा, चुनाव कानून को बेहतर ढंग से लागू करने, पारदर्शिता और मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित करने के मकसद से राष्ट्रपति चुनाव, प्रांतीय परिषद चुनाव और गजनी प्रांत के संसदीय चुनाव 28 सितंबर को होंगे। तो वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि ज्ञान और भी लोगों तक बढ़ सके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।